ध्यान से सुनिए। अभी तक जो आप ऑर्गेनिक डिस्कस किए वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, आपका शुरुआती काम उस पे होगा। लेकिन अब जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट योर पी ब्लॉक डिस्कशन। पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक का पोर्शन जनरल भाषा में बोला जाए तो आपको बोल दिया जाता है याद कर लो, लेकिन हम आपको जैसे पढ़ाएंगे हम आपको अभी बता देते हैं कुछ बेसिक्स जो आज हम सिखाएंगे आपको, अगर आपको वो याद है तो आपको 10 में से है ना 5 से 6 जगह जो रीजनिंग क्वेश्चन उसका आंसर आज के ही आज क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको याद करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक बिना याद किए नहीं होता है, लेकिन क्या याद करना पड़ेगा? केमिकल रिएक्शंस। उसके लिए कोई आपको ज्यादा ट्रिक नहीं दिया जाता। अब हम बोलेंगे कार्बन ऑक्सीजन में जल के CO2 बनाता है तो उसके लिए कोई ट्रिक नहीं होगा, C+O2 इज CO2, करेक्ट। केमिकल रिएक्शंस को छोड़ दो, जितना भी रीजनिंग क्वेश्चंस होगा, ये होता है ये नहीं होता, ये होता वो नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है, ये ऐसे कैसे रहता है, इन सब का आंसर आज के क्लास में आपको मिल जाएगा। ठीक है, माइक ऑफ है। तो डिस्कशन कुछ ऐसा है कि आपके पी ब्लॉक का कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, छोटा छोटा चीज, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का ब्लॉक का डिसीजन आप कैसे लेते हैं। तो ये 11 का जो आपका केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है पीरियोडिसिटी, उसमें आप सीखे थे कि फॉर एलिमेंट if last electron enters in p सबसेल, जब आप उसका कन्फिगरेशन लिखें, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसेल में एंटर करता है देन इट इज p ब्लॉक एलिमेंट, सही है ना? उसको आप p ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, p ब्लॉक एलिमेंट आप कहते हैं। जैसे आप मान लो कोई एक एलिमेंट है, उसका एक एग्जांपल देख लो छोटा सा। सपोज उसका एटॉमिक नंबर है कुछ, मान लीजिए सपोज 60, एटॉमिक नंबर है 60। तो जब एटॉमिक नंबर 16 है तो उसका कन्फिगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6, आगे बोलो 3s2 एंड 3p4, हो गया 16। तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो p सबसेल में एंटर किया है, 16th इलेक्ट्रॉन आपका p सबसेल में एंटर किया है। सो दिस एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर आपके सामने 16 लिखा गया है दैट इज p ब्लॉक। ठीक है, अब आप यहाँ पे गौर करो, जब आप इस कन्फिगरेशन को लिखते हैं, ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो आप जब इसका आउटरमोस्ट कन्फिगरेशन का ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप फिलिंग करते हैं एक एक करके इलेक्ट्रॉन और फिर ऐसा। अब जब आप इस कन्फिगरेशन पे जाएंगे ना तो p ब्लॉक में बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ जी कौन है पैरामैग्नेटिक, कौन है डायमैग्नेटिक, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। उन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ से मिलता है। आप जब उसका कन्फिगरेशन लिखें, अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच गया, क्या यहाँ हम लोग कह सकते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली इट इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी लिख सकते हैं √n(n+2), याद आ रहा है, जहां n स्टैंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये चीजें हैं ना इस तरीके से आपके सामने चलती है। क्लियर हो गया? अब आगे कभी कभी आपको p ब्लॉक एलिमेंट्स में कन्फिगरेशन के दौरान आपको ग्रुप नंबर भी पूछा जाता है, ग्रुप नंबर, कि भाई वो किस ग्रुप का है। हमेशा ध्यान रखना कि p ब्लॉक का, अगर p ब्लॉक के किसी एलिमेंट का अगर ग्रुप नंबर डिसाइड करना पड़े कि वो किस ग्रुप को एग्जिस्ट करता है, तो आप 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट p सबसेल, 2 नहीं एक्चुअली 12 प्लस number of electron in outermost p subcell, इसको आप ऐड करो। इससे आपको है ना ग्रुप नंबर पता चल जाएगा कि वो किस ग्रुप का है। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल पे आप एक क्वेरी लगा के बताओ कि आखिर ये पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 16 है वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है। बोलो बोलो आंसर बोलो। 16
यहाँ पे लास्ट या आउटरमोस्ट पी सबसेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, तो 12 में +4 आप ऐड करके दैट इज 16, वो 16 ग्रुप का है। ठीक है, आप जिसका एटॉमिक नंबर 16 लिख रहे हैं भाई, ये है क्या? ये एक्चुअली सल्फर। ठीक है, तो सल्फर आप देख लीजिए उधर पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 16 को बिलोंग कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो करना क्या है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट पी सबसेल, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट पी सबसेल, ऐसा कुछ भी होगा। अभी जरा देखो, इसको ध्यान से देखो। मान लो जैसे हम एक एटॉमिक नंबर आपके सामने लिख देते हैं 35। आप इसको देख के कोई बता सकता है कि व्हाट इज द ग्रुप नंबर? चलिए कंफिगरेशन लिख दें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उधर ज्यादा जगह नहीं लेंगे, 4s2 3d10 4p5। ठीक है, बोलो बोलो 17। तो आपके पास ग्रुप नंबर का वैल्यू हो गया 12 प्लस 5 दैट इज 17, ये आपका ग्रुप नंबर हो गया। बोलो ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? जिस एलिमेंट का बात कर रहे हैं वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है? इतना धीरे धीरे सोचेगा। 5 है यहाँ लिखा हुआ, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आप इसको पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। पैरामैग्नेटिक है, अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो इसका मैग्नेटिक डायपोलमेंट इतना इनटू बोर मैग्नेट्रॉन होगा। ठीक है, क्या होगा? √3 बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन आप है ना फिजिक्स में पढ़े। ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक डायपोलमेंट क्रिएट होता है, जिसका वैल्यू होता है 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पीयर मीटर स्क्वायर, उसको 1 बोर मैग्नेट्रॉन। आपको याद नहीं है आपका? ठीक है, तो ये देखिए, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, ये सब चीज आप कन्फिगरेशन से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जब आप पी ब्लॉक का बात करते हैं तो पी ब्लॉक में आपको ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और लास्ट में 18 मतलब नोबल गैस, इनर्ट गैसेस, ये ग्रुप मिलेंगे। आप जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सबसे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं, तो ये आएगा NH2NP1, ये हो गया NH2NP2, ये हो गया NH2NP3, ये हो गया NH2NP4, आगे है NH2NP5 और लास्ट वाले में आएगा NP6। ओके, उधर आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ठीक, आप ये कह सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें 3 है, 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 है, 6 है, 7 है और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंसी उसके बाद आप समझते हैं कि अगर 4 या 4 से कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी सीधा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अगर 4 से ज्यादा है तो 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट है, तो वो सब चीजें हैं। यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ना, जब आप ग्रुप 13 का बात करते हैं तो ये स्टार्ट होता है बोरॉन से, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, थैलियम तक चलता है। उसके बाद शायद कोई और है, लेकिन मेन है ना बोरॉन से लेके बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। थैलियम का सिंबल देखो Pl है। जब आप ग्रुप 14 का बात करते हैं तो कार्बन, कार्बन है, उसके बाद हम लोगों का सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, इंडियम एंड पोलोनियम। पोलोनियम नहीं, Sn है ना उसके बाद, Sn3। ठीक है, लेड है, Sn है, उसके बाद फिर हम लोग का लेड है। तो कार्बन से लेके लेड तक चलेगा, कार्बन से लेके ये लेड तक चलना है, कार्बन से लेके ये Pb तक चलना है।
आगे आ गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो नाइट्रोजन से स्टार्ट होगा, ये बिस्मथ तक चलेगा। लास्ट वाला मेंबर हम लोग छोड़ के रखते हैं, वो रेडियो एक्टिव है, एफ ब्लॉक में आप पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो ऑक्सीजन से लेके ये पोलोनियम तक चलता है। नेक्स्ट आ गया हम लोग के पास हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और उसके बाद हम लोग के पास हीलियम से स्टार्ट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड ज़ेनॉन मेनली एक्सेप्ट, ठीक है। ज़ेनॉन तक हम लोग के पास है ना चलता है, एक्सी ज़ेनॉन। तो इस तरीके से आपका मेंबर्स है ना याद हो। सबसे लास्ट मेंबर को आप रफली है ना इग्नोर करके चलते हैं फॉर जनरल डिस्कशन। रीजन इज सिंपल, बिकॉज़ दे आर रेडियोएक्टिव, सो कैन नॉट बी ट्रीटेड इन अ जनरल ट्रेड। उसको आप जनरल ट्रेड में नहीं रख सकते, उसको आप रेडियो एक्टिव लेके चल रहे हैं तो अलग से आप पढ़ते हैं। तो ये आपके पास एक सिंपल सा है कि कैलकुलेट है कि आपको कैसे ना पी ब्लॉक में पढ़ना है। जब भी आप कोई पी ब्लॉक एलिमेंट्स का बात करते हैं, उसके अंदर कुछ कैरेक्टर है, उसको आप है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही आप समझ सकते हैं। लेफ्ट से राइट की तरफ अगर आप बढ़िएगा तो मेटालिक कैरेक्टर क्या है, मेटालिक नेचर डिक्रीज होगा, और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, और लेफ्ट से राइट अगर जाओगे तो मेटालिक नेचर डिक्रीज करेगा। नॉन मेटालिक नेचर इसका रिवर्स चलता है, नॉन मेटालिक नेचर रिवर्स चलता है। लेफ्ट से राइट की तरफ और बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। तो ये सब जनरल कैरेक्टर है जो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़े, वो सब आपको याद रखना है, ठीक है। नोट करो यार। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये ग्राफ स्केच आपके सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, समझ पाए आप? ये आपके पास एस ब्लॉक, ये आपका डी ब्लॉक, ये आपका पी ब्लॉक, ये आपका एफ ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक में जनरली आपके पास मेटल्स है, और बोलो तो एक्टिव मेटल्स है। जिसको इवन कुछ मेटल्स को ऐसा भी है कि जिसको हवा में खुला छोड़ दिए तो भी है ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए, बहुत सारा एक्टिव मेटल्स। डी ब्लॉक भी मेटल्स है बट उतना एक्टिव नहीं। एक्चुअली बोलोगे तो सोनार समझते हो, डी ब्लॉक, ठीक है। चांदी रखा है, सोना रखा है, प्लैटिनम रखा है, सब बात समझा। केमिकल लैब के अंदर अगर बात करोगे तो एस ब्लॉक, सोडियम है, लिथियम है, ये सब तरीका, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सब है ना केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने वाला जो ज्यादा एक्टिव मेटल्स है वो। लेकिन जो पी ब्लॉक है वो ऑलराउंडर है। इसमें आपके पास मेटल्स भी मिल रहा है, इसमें आपके पास सेमी मेटल्स भी मिल रहा है, मेटलॉइड्स जिसको आप कहते हैं, और इसमें आपके पास नॉन मेटल्स भी मिल रहा है, करेक्ट है। एफ ब्लॉक को जनरली बोलो तो ये रेडियो एक्टिव सैंपल कंटेन करता है, रेडियो एक्टिव, ठीक है, मेटल्स विद रेडियो एक्टिव कैरेक्टर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक सिंपल थ्योरी, अभी देखो जैसे एस ब्लॉक का अगर तुम है ना जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो इनर्ट गैस आएगा अंदर, और फिर NS में एक या दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट्स और दो इलेक्ट्रॉन फॉर ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ठीक है। जब आप डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आपके पास नोबेल गैस आया। उसके बाद जरा डी ब्लॉक को ध्यान से, इसमें आता है अगर ये n है तो फिर उसके बाद आता है n-1d, 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन, और फिर NS में एक या दो इलेक्ट्रॉन, समझ में आया, ठीक है। n-1d जैसे 3d बाद में 4s बाहर है, जैसे 5d बाद में 6s बाहर है। तो जो हमारा अंदर में 3d है उसके अंदर अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो आपको याद होगा 5 हो जाता है। NS का 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन अंदर खींच लिया जाता है, आपको याद है ना।
half filled orbitals are comparatively more stable comparison to partially filled, तो वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ एक या दो लिखा गया, ठीक है। जनरली दो होता है, लेकिन अगर D4 है तो वो अपने आप को D5 में जब बदलेगा तो बाहर में 2 से 1 हो जाएगा। D9 है अपने आप को D10 में बदलेगा तो भी बाहर में 2 से 1 हो जाएगा। तो वही दो केस होता है जहां बाहर में 1 मिलेगा और अंदर तुमको D5 या D10 मिलेगा। क्लियर? अब जब तुम P ब्लॉक में आता है तो तुम देख चुका इसका नोबेल गैस रहेगा, उसके बाद यहाँ पे रहेगा NS का 2 और फिर MP में 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन उठा लीजिए नोबेल गैस वाला, उसके बाद फिर अगला हायर NH2 MP 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन। F ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नोबेल गैस, उसके बाद फिर N-1 D में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। N-1 इससे पहले हमको लिखना चाहिए था, वैसे हम अरेंज कर लेंगे बाद में। हाँ, N-1 D में रहना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अरेंजमेंट करेंगे बाद में, पहले लिखो। नोबेल गैस के बाद NS में 2 इलेक्ट्रॉन, N-1 D में 1 इलेक्ट्रॉन, N-2 में जो F होगा उसमें 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद अगर कुछ बचा तो फिर N-1 में D आके 2 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन तक भर दो, ठीक है। बेसिकली इसका यूज फिर से डी ब्लॉक में आता है, तो जब एफ ब्लॉक का बात करेंगे तो यही तक कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहां सर बोल क्या रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मान लो, जैसे तुम एफ ब्लॉक में किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 60, एटॉमिक नंबर 60, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। आपको याद है सब नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर कितना है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन। हीलियम है 2, नियॉन कितना है 10, आर्गन कितना हो गया 18, अगला बोलो 50, ठीक है। आगे रेडॉन है, इसमें और 18 नहीं 32 जोड़ना, हाँ 32 जोड़ना पड़ेगा रेडॉन के लिए, आरएन के लिए, तो हो जाएगा 86। चलिए अब जब आप 60 बात करते हैं तो क्या वो ज़ेनॉन से बड़ा है? 54 से? तो आप नोबेल गैस में लिखिएगा, आप नोबेल गैस में लिखिएगा ज़ेनॉन, आप समझ लीजिए 54 इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है। कितने नंबर का नोबेल गैस है भाई? 5वां। तो अगला 6 से n स्टार्ट, जो n लिखा वो 6 से, तो अब आप बोलिएगा यहाँ 54 समझ लीजिए, हाँ हो गया, लिख ले 54। अब लिखेंगे 6s2, 54 और 2 56, ओके। उसके बाद लिखेंगे 5d8, 56 और 57, बच गया कितना? उसके बाद हम लोग लिखेंगे 4f में 3, 60। ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। Xc 54 अरेंज करके लिखेंगे तो 4f3 5d1 6s2, 4f3 5d1 6s2, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 10। समझ में आ रहा है? तो ऐसे चीजें आप उठा लीजिए, कोई भी पैटर्न उठा लीजिए, उसके हिसाब से आपके चलेगा। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख के चलना है, किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा उस हिसाब से आप। अब आ जाओ थोड़ा, खास तौर पे जब आप पी ब्लॉक में बात करते हैं तो पी ब्लॉक में जितना भी एक्सेप्शन है कि ये ऐसे शो करता है, वैसे नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है, वो नहीं करता, ये सब वो सब कुछ 3-4 कैरेक्टर के अंदर है, जिसमें आपके पास पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, सेकंड आपके पास आएगा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, थर्ड होता है हम लोगों के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट, और फोर्थ जिसको हम लोग एक व्हाइट कैरेक्टर की तरफ पढ़ेंगे नाम है पैजेंस रूल, ठीक है। पैजेंस रूल मतलब बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस का आंसर, तो इसमें हर एक टर्म पे थोड़ा सा समय तो समझो। पहला हम लोग के पास इनर्ट पेयर इफेक्ट,
पहला हम लोग के पास इनर्ट पेयर इफेक्ट, छोड़ो बोल रहा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट देखो होता है क्या, जब भी आप कोई पर्टिकुलर एलिमेंट लेते हैं उस एलिमेंट का एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उस कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप ध्यान दीजिएगा खासतौर पे पी ब्लॉक में अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके पास है NH2 NP 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम 1 से 6 नहीं लिखेंगे, मान लीजिए कोई खास एलिमेंट है तो उसके अंदर NH2 और NPX इलेक्ट्रॉन लिख दिए। X का वैल्यू 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है, करेक्ट है? X का वैल्यू 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है। अब समझो ऐसे कि जब आप किसी एलिमेंट को रिएक्शन में लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप है ना एक कॉन्फ़िगरेशन लिए लेट, सुनिएगा इसमें आपको लिखना पड़ेगा एक्चुअली, आप समझिएगा पहले उसके बाद हम आपको लिखा। यहाँ NP4 है, जब आप इस एलिमेंट को रिएक्शन में लेंगे तो सबसे पहले NP का जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में हिस्सा लेगा। NP वाला जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में हिस्सा लेगा। तो अगर NP का 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया तो याद रखना +4 इज द ऑक्सीडेशन नंबर, ओके? कारण NP का 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया, बात समझ रहे हो? केवल NP का, NS का। बट एट द सेम टाइम एक दूसरा चीज भी हो रहा होता है, वो दूसरा चीज क्या है? अगर हमारे NP का 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया, बॉन्ड बना, तो बॉन्ड का बनना ऑलवेज एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बॉन्ड का बनना एक्सोथर्मिक है, बॉन्ड का टूटना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो जब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन NP का बॉन्ड में हिस्सा लिया, बॉन्ड बना, कोई कंपाउंड बना, तो वहां एनर्जी रिलीज हुआ। अब वो रिलीज एनर्जी क्या करता है? ट्राई करता है, जो एनर्जी रिलीज हुआ वो ट्राई करता है कि NS का भी 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हिस्सा ले ले। ट्राई करता है कि NS का 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फ्री हो जाए और बॉन्ड में हिस्सा ले ले। बात समझे? ट्राई में 2 चीज होता है, या तो वो सक्सेस करता है या फेलियर करता है। अब अगर वो एनर्जी इतना है कि NS का भी 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर जाए तो 4 के साथ 2 और इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 6। लेकिन अगर रिलीज एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट कि वो NS के 2 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में हिस्सा लिवाएगा, तो वैसे केस में ये 4 इलेक्ट्रॉन ही केवल बॉन्ड में रहेगा एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज ओनली +4। आप उसको जनरलाइज कर लीजिए। यहां शुरुआत में NP का X इलेक्ट्रॉन हिस्सा लिया तो +X आया ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन अगर इसके साथ, हम बोल रहे अगर, नहीं बोल रहे हमेशा, अगर इसके साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा X+5, X+2, करेक्ट है? X+2। कोई भी जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट का बात करते हैं तो उसके ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन reluctance to take part in bond formation, reluctance to take part in bond formation, s orbital electron reluctance to take part in bond formation। मतलब नीचे नीचे जैसे जाओगे ना तो s ऑर्बिटल का बॉन्ड में पार्टिसिपेट, बॉन्ड बनाने में जो हिस्सेदारी है वो कम होता जाता है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब यह है कि ऊपर में P का इलेक्ट्रॉन और S का इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, सही है? और नीचे में केवल और केवल P का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। That phenomenon is called inert pair effect. Inert pair effect is the phenomenon. Inert pair effect is the phenomenon in which s orbital electron is reluctance to take part in bond formation। reluctance वर्ड बहुत खतरनाक है। reluctance वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेगा। reluctance वर्ड का मतलब ये होता है कि बॉन्ड में हिस्सा लेने का एबिलिटी कम होगा। लेगा, हिस्सा लेगा, लेकिन बॉन्ड में हिस्सा लेने का जो एबिलिटी है वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इस वजह से किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट में जब तुम बात करोगे, ग्रुप में बात करोगे,
तो ऊपर वाला एलिमेंट हमेशा हायर ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा और नीचे वाला एलिमेंट हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा या उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। देखिए जैसे हम क्या बोल रहे हैं, हम आपको ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास ग्रुप 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। तो जब आप ग्रुप 13 का बात करते हैं तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे ग्रुप 13 में, सॉरी हम पिछले वाले में लिख चुके थे, क्या यहाँ पे NS में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ NP में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर में +3 का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है और डाउन जाओगे तो +1 का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। कैन यू इमेजिन कैसे? ऊपर में +3 का स्टेबिलिटी ज्यादा है, बोरॉन के लिए +3 ज्यादा स्टेबल है, लेकिन जब बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में पहुंचते हैं तो थैलियम के लिए +1 इज मोर स्टेबल देन +3। बोरॉन के लिए कौन ज्यादा स्टेबल है? +3, लेकिन थैलियम के लिए ज्यादा स्टेबल कौन है? +1। क्या बोले कि थैलियम +3 नहीं बनाता है? बनाता है, लेकिन स्टेबल ज्यादा कौन है? +1। सो आपसे क्वेश्चन होगा व्हाई Pl+3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Pl थैलियम चार्ज +3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि वो खुद को +3 से +1 में ले जा रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। अब तुम्हारे पास ग्रुप 14 आ गया। ग्रुप 14 में ऊपर में +4 स्टेबल है और नीचे में जाके +2 स्टेबल है। समझ में आया? कार्बन फॉर्म्स CO2। कार्बन का ज्यादा स्टेबल कौन है? CO2 है या CO है? CO2 है। सर हम लोगों को कैसे पता चलेगा? भाई कार्बन मोनोऑक्साइड लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बनता है, अगर कंप्लीट ऑक्सीजन दे दोगे तो CO2 में बदल जाएगा, CO में बदल जाएगा। कभी ऐसा होता है CO2 CO में बदल जाएगा? तो CO में +2 है, CO2 में +4 है, तो कार्बन अपने आप को कन्वर्ट कर देता है +2 से +4 में, दैट +4 इज मोर स्टेबल। लेकिन जब तुम नीचे जाते हो पैलेडियम Pb, तो उसमें PbO तुम देखा होगा कंपाउंड्स, PbO इज मोर स्टेबल, PbO इज मोर स्टेबल कंपैरिजन टू PbO2। PbO2 से PbO स्टेबल है, कारण वहां +2 स्टेबल। समझ में आया? समझ में आ रहा? ये सब रीजनिंग क्वेश्चन है, आपको अलग अलग मिलते रहेगा। ग्रुप 15 का +5 नीचे में +3, ठीक है, +5 नीचे में +3, तो ऊपर वाला जो +5 शो करेगा N2O5 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो। N2O5 +5 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ कैन नॉट फॉर्म +5, बिस्मथ जनरली फॉर्म 3, BiH3, Bi2O3, ठीक है, BiH3 बिस्मथ का हाइड्राइड, Bi2O3 बिस्मथ का ऑक्साइड। कारण क्या है कि +5 से उसका +3 ज्यादा स्टेबल है, तो कंपाउंड ऐसे बनाएगा कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। अगर +5 वाला है उसका तो दैट ऑलवेज कीप ट्राइंग टू चेंज इटसेल्फ इनटू +3, कीप ट्राइंग, मतलब अपने आप को रिड्यूस करेगा तो दूसरे को क्या करेगा? उसी। हां बोलो सर, नाइट्रोजन को 5 से ज्यादा नहीं 4 से ज्यादा नहीं। हां 4 से हां 4 से ज्यादा नहीं। रुको 4 से ज्यादा नहीं बनाता है, वेरी गुड, एकदम सही, लेकिन क्या? बॉन्ड्स, ये बॉन्ड है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर और बॉन्ड में अंतर होता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको आप कोवैलेंसी कहते हैं, हम कोवैलेंसी नहीं पढ़ा रहे, हम अभी आपको ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा रहे, ठीक है ना। हम कहीं नहीं बोल रहे नाइट्रोजन फॉर्म्स 5 बॉन्ड्स, हम बोल रहे नाइट्रोजन सोर्स ऑक्सीडेशन नंबर +5, ठीक है, बात समझ गए? कोवैलेंसी इज डिफरेंट थिंग एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफरेंट। N2O5 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5। तो चलिए एक और रीजनिंग क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा, नाइट्रोजन कैन सोर्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बट नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स। समझ में आया? ठीक है, तो ये अब देख ग्रुप 16 में +6, नीचे आ जाओ +4, करेक्ट है। ग्रुप 17 में +7, नीचे आ जाओ +5, और ग्रुप 18 में +8 बोलो, इसका कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंस है, ठीक है, ऐसा चीज चलता है। तो आज के बाद कोई भी तुमसे पूछे, जैसे तुमसे क्या पूछेगा, हाँ कि देखो भाई मान लो जैसे हम लोग है ना Sn को लेते हैं, तो SnCl4 और SnCl2
बोला जाता है SnCl4 is less stable than SnCl2, explain why। तो अब Sn में बात करोगे तो Sn is group 14, ठीक है, तो वहां पे +4 और +2 का खेल। आपको इनऑर्गेनिक में ज्यादा से ज्यादा आंसर क्वेश्चन से निकालना है। क्वेश्चन तुमको बताएगा कि आंसर क्या करना है, तुमको बोल देगा देखो जैसे हम अभी हमको एग्जैक्टली याद भी नहीं है, अब आपको अपना बात बता है, एग्जैक्टली हमको याद भी नहीं है कि SnCl4 ज्यादा स्टेबल है कि SnCl2, लेकिन क्वेश्चन कैसे देगा सुनो, एक्सप्लेन व्हाई SnCl4 इज मोर स्टेबल देन SnCl2, तो बोल देगा भाई इस केस में +4 वाला ज्यादा स्टेबल है +2 वाले से। अब क्वेश्चन देगा कि SnCl2 इज मोर स्टेबल देन SnCl4, बोल देंगे यार कि Sn+2 वाला ज्यादा स्टेबल Sn+4 से। कोई तुमसे बोल दे कि एक्सप्लेन व्हाई SnCl4 इज व्हाई एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बोल दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब तुमको सोचना है कि रिड्यूस हो गया, उल्टा मत जाके आंसर दीजिए, आंसर को क्राफ्ट कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बात समझ रहा, ठीक है, तो उस हिसाब से इसको क्राफ्टिंग करके आंसर दीजिए। आपके दिमाग में हम एक कॉन्सेप्ट डाल दिए कि ड्यू टू इनेट पेयर इफेक्ट ऑलवेज एनी p block group have lower oxidation state stable in the down and higher oxidation stable is more stable comparison to lower in upward elements, ठीक है, इसको लिखना होगा, यहां तक नोट करो, फिर हम लिखा रहे हैं इनेट पेयर इफेक्ट के बारे में। आगे को थोड़ा इस इनेट पेयर इफेक्ट में देखना, the reluctance of ns electron to take part in bond formation, the reluctance of ns electron to take part in bond formation is known as inert pair effect, is known as inert pair effect, is known as inert pair effect, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा नीचे लिखे, एक्सप्लेनेशन कंसीडरिंग एनी p ब्लॉक एलिमेंट, आप लोग सब कोई ध्यान दीजिएगा, मोस्ट ऑफ द चीजें ना समझ में आ जाएगा। कंसीडरिंग एनी p ब्लॉक एलिमेंट having outermost configuration NH2NPX, having outermost configuration NH2NPX So stop. During formation of compound, initially X electrons of p block, X electrons of p subcell takes part in bond formation, and element source plus X oxidation state, but at same time released energy also try to free 2 electrons of Ns, from nucleus and takes part in bond formation, Full stop. If it happens
happens, वहां अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को, इफ इट हैपेंस, हो भी सकता नहीं हो सकता, ठीक है। इफ इट हैपेंस कॉमा एलिमेंट शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, एलिमेंट शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ब्रैकेट में लिख देना x+2, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट x+2, but if it does not happen, but if it does not happen, then element shows lower oxidation state, element shows lower oxidation state plus x, oxidation state plus x, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखो, in any group of p block, in any group of p block, while moving down the group, in any group of p block, while moving down the group, while moving down the group, comma, lower oxidation state stability, lower oxidation state stability increases while higher oxidation state stability, while higher oxidation state stability decreases, higher oxidation state stability decreases, ब्रैकेट में ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब बहुत सारा क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन व्हाई, एक्सप्लेन व्हाई, लिखना बोरॉन जनरली फॉर्म्स, लिखना बोरॉन जनरली फॉर्म्स compounds with +3 oxidation state, with +3 oxidation state, generally forms compound with +3 oxidation state, while thallium forms compound with +1 oxidation state, compound with +1 oxidation state, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, TlCl3 is an oxidizing agent, TlCl3 is an oxidizing agent ठीक है। अगला, ये सब एक्सप्लेन व्हाई है, सबका आंसर रख लेते हैं। अगला लिखो, कार्बन मेनली फॉर्म्स डाइऑक्साइड, ब्रैकेट में CO2, but lead dioxide, PbO2, but lead dioxide PbO2 is oxidizing agent, मतलब ये अपने आप को किसमें कन्वर्ट करेगा, PbO, ठीक है। आगे लिखो नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई +5 oxidation state compound of nitrogen
of nitrogen is more stable than bismuth plus 5 oxidation state compound, bismuth Bi, bismuth plus 5 oxidation state compound. आगे लिखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन से में Bi2O5, अगला क्वेश्चन Bi2O5 is an oxidizing agent. Bi2O5 is an oxidizing agent. अच्छा, इन सब क्वेश्चन का एक ही आंसर पता है, ड्यू टू इनर्ट कैरेक्टर। अच्छा, हम आपको ऐसे भी एक चीज बता दें, जब भी इस तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई क्वेश्चन आए ना, आपको अगर कोई आंसर नहीं आता है, राइट इनर्ट कैरेक्टर, ठीक है, 10 में से 7 जगह यही होता है। डिपेंड्स ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्वेश्चन होना चाहिए इस तरह का, ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग नहीं है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका स्टेबिलिटी घटा है, क्यों है ऐसा? तो उसका आंसर मेनली है ना इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ में आया? तो जब आप पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड में पार्टिसिपेशन कम होता है। उसके कम होने के पीछे का कारण क्या है? उसके कम होने के पीछे का कारण क्या है कि जो एनर्जी रिलीज होता है पी इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड में हिस्सा लेने के बाद, वो एनर्जी एस को फ्री नहीं कर पाता, एस इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं कर पाता। तो नीचे वाले एलिमेंट में एस का फ्री नहीं होना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और ऊपर वाले में इसके इलेक्ट्रॉन का फ्री हो जाना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। क्लियर है? इधर हो गया क्या? चलो, अगला इफेक्ट है आपके पास, दैट इज डी ब्लॉक एंड कोवैलेंसी। आप जितना भी पी ब्लॉक में पढ़िएगा ना, आप हमेशा देखिएगा कि जो इसका पहला मेंबर है वो बाकी सबसे थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। अभी जरा सुनना, ध्यान से समझ लेना। जो भी आपके पास मेंबर है ना, हर मेंबर में मतलब जो भी आपका ग्रुप मेंबर है, उसमें जो पहला एलिमेंट, उसके पास एक्सेप्शनली कुछ ऐसा बिहेवियर होता है, ठीक है, जो बाकी सबके पास नहीं है, या बाकी सबके पास है तो उसके पास नहीं, सबसे थोड़ा अलग है। ठीक है, अब ऐसे केस में देखो होता है, जब भी आप मान लीजिए कोई एलिमेंट पकड़ते हैं, स्पेलिंग ठीक कर दीजिए, क्या देखिए, आप पहले मेंबर का कॉन्फ़िगरेशन देखिए और बाकी सब मेंबर का कॉन्फ़िगरेशन देखिए। जो पहला मेंबर है उसके कॉन्फ़िगरेशन में आएगा नोबल गैस, उसके बाद NH2 और NP में XYZ जो आना है, ठीक है, जो आना होगा। लेकिन उसके नीचे जब आप जाते हैं ना, तो हर किसी के पास अंदर में एक d ऑर्बिटल होगा, ठीक है, अंदर में कोई ना कोई एक d ऑर्बिटल होगा। पहला मेंबर छोड़ के बाकी किसी में जाओगे तो नोबल गैस होगा, फिर N-1d होगा, ठीक है, N-1d होगा जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद फिर NH का 2 इलेक्ट्रॉन, NP में फिर X इलेक्ट्रॉन, ऐसा होगा। ये फर्स्ट मेंबर का है और ये अदर मेंबर्स का है, ये अदर मेंबर का है, फर्स्ट मेंबर का है, अदर मेंबर का है। एक ऐसा प्रॉपर्टी जिस वजह से पहला मेंबर का कोवैलेंसी 4 तक सीमित हो जाता है। जब आप फर्स्ट मेंबर में बात करते हैं तो केवल उसके पास NS का एक ऑर्बिटल
और Np का 3 ऑर्बिटल ही बॉन्ड के लिए अवेलेबल हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन आपका ज्यादा से ज्यादा sp3 तक जा सकता है। तो पहला मेंबर ग्रुप 13 में बोरॉन, अगले में बोरॉन है, उसके बाद कौन है, कार्बन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद फास्फोरस है। पहला मेंबर ठीक है, बोरॉन है, उसके बाद कौन है, कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन। ठीक है, ये सब अपना कोवेलेंसी लिमिटेड करके रखता है 4। ठीक है, 4 से ज्यादा कोवेलेंसी कभी इनका नहीं होगा, इसलिए आपसे बोला जाएगा नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म NCl5। आपसे ये बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन कैन नॉट सोर्स +5, क्योंकि अगर +5 वाला बात था तब तो N2O5 भी नहीं बनता। +5 इज पॉसिबल। ठीक है, एक्चुअली बोलो तो ज्यादा स्टेबल, लेकिन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता। NCl5 इज नॉट पॉसिबल, कारण है S के साथ। लेकिन जब बाकी मेंबर का बात करते हैं तो N-1 में D है, इसका 5 ऑर्बिटल है, उसके बाद NS का 2 ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल, और Np का फिर है 3 ऑर्बिटल। तो इसके पास एबिलिटी है कि ये अपना हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 4 से ऊपर, कहने का मतलब sp3 के बाद वाला sp3d, sp3d2 एक्सेट्रा, ये सब भी शो कर सकता है। सर ये जो d ऑर्बिटल होता है वो तो थर्ड पीरियड से आना शुरू होता है ना, सेकंड में नहीं आता है ना, तो सेकंड वाला भी +4 ही शो करेगा। सेकंड वाला ही P ब्लॉक का पहला मेंबर। ठीक है, P ब्लॉक का पहला मेंबर सेकंड वाला ही है ना, कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जो देख रहे हैं वो पीरियड 1 का नहीं, वो किसका है, सेकंड पीरियड, उसके बाद ही थर्ड पीरियड स्टार्ट। बात समझ? तो हमारे पास ऐसा चीज। अब देखो, इससे रिलेटेड एक डिस्कशन आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराइज करेगा, भाई NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट बट PCl5 एग्जिस्ट। ठीक है, फिर तुमसे बोला जाएगा कि देखो जी ऑक्सीजन जो है वो 2 ही बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन है ना सल्फर की तरह 8 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, समथिंग लाइक दैट। तो कहीं भी अगर कोवेलेंसी तुमसे 4 से ऊपर और कोवेलेंसी 4 तक में क्वेश्चन है तो समझ जाना ये आंसर है। एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, पहला मेंबर के पास d ऑर्बिटल नहीं होता तो कोवेलेंसी 4 तक सीमित है, बाकी मेंबर्स के पास एवरी d ऑर्बिटल्स होता है तो कोवेलेंसी 4 से बढ़ सकता है। तो एक चलिए, दूसरा क्या कारण है एक्सेप्शनल बिहेवियर का, तो दूसरा रीजन अराइज करता है जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल लिंकेज। एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। आप मल्टीपल बॉन्ड जो आप सुनते हैं ना, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये कभी भी बाद वाला मेंबर ज्यादा नहीं बनाता जितना कि पहला मेंबर बनाता है। पहला मेंबर में तुम देखना कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड भी बनाता है, सही है ना, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी बनाता है, सही है। बाकी इसके बाद नीचे वाले मेंबर में कहीं कहीं जैसे फास्फोरस है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, वहां कुछ रुक रुक के बात होगा, अदरवाइज पहला मेंबर के पास स्मॉल साइज होने से ये एबिलिटी है कि वो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। बाकी मेंबर्स आप जनरल बात करो तो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। अब इस पे क्वेश्चन सुनो, कार्बन एग्जिस्ट एज डायटोमिक गैस, CO2 एग्जिस्ट एज डायटोमिक गैस, बट SiO2 एग्जिस्ट एज पॉलीएटॉमिक सॉलिड। SiO2 मतलब आलू, सॉलिड क्वार्ट्ज। ठीक है, बात समझ गए? और आगे सुनो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक गैस N2, बट फास्फोरस एग्जिस्ट एज टेट्राहेड्रल P4 सॉलिड, टेट्राहेड्रल सॉलिड। तो नाइट्रोजन जो है वो N2 फॉर्म में डायटोमिक गैस है, लेकिन फास्फोरस P2 फॉर्म में गैस नहीं है, P4 फॉर्म में सॉलिड है। तो इन सब के पीछे का लॉजिक क्या? इन सब का कारण यही है। उधर वाला हो गया आपका, अब आपको कुछ फिगर वगैरह बनाते चले ताकि आपको समझ में आते जाए क्या बोल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखा देंगे इसी करके। तो जितना भी आप P ब्लॉक में इस तरह का क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, हाँ भाई ये गैस है, वो सॉलिड एग्जिस्ट करता है, ये छोटा है, वो बड़ा हमेशा पॉलीएटॉमिक होता है, ये सब उन सब का कारण ये कि ये मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन है ना, पहला मेंबर करता है। देखते चलो, एक
CO2 मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा ये गैस है। लेकिन SiO2 पॉलीएटॉमिक नहीं बोलो, पॉलीमेरिक सॉलिड है, नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, कारण क्या है ना कि सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, तो सब कैसे रहता है, ऐसे रहता है, देखो ऐसे रहता है, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, हर किसी के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो, समझ रहे हो, ऐसे हर सिलिकॉन को 4 बॉन्ड तो बनाना ही है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए सिलिकॉन को 4 बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। देखो हर सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाया, लेकिन कहीं भी वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाया, सही, सब सिंगल बॉन्ड है, स्टेबल तो होना ही, तो इस तरीके से वो नेटवर्क सॉलिड होता है। दूसरा N2 मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना के गैस है, बट जब आप फास्फोरस का बात करेंगे P4, कारण देखो फास्फोरस 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 और फिर यहाँ भी ये मतलब इसके ऊपर है, लेकिन हम वैसे नहीं बना रहे, ये समझ में आया बॉन्ड, 3 को नीचे और एक उसके ऊपर, 1 2 3 4, हर फास्फोरस देखो 3 बॉन्ड बनाए, लेकिन कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं। ठीक है, अगला देखो ऑक्सीजन को, O2 गैस सही है, बट सल्फर होता है एसिड पॉलीएटॉमिक, कारण जनरली एसिड, O और O2 डबल बॉन्ड बना के अपने आप को स्टेबल कर दिया, लेकिन सल्फर अपने आप को स्टेबल करता है ऐसे, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, सल्फर 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 एंड सल्फर। ठीक है, हाँ बस ऑक्सीजन से आगे जाइएगा तो फ्लोरीन कैन नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, हैलोजेंस कैन नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, फ्लोरीन कैन नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, फ्लोरीन कैन फॉर्म, ठीक है फ्लोरीन बनाता, लेकिन फ्लोरीन विल नॉट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, क्यों, कारण क्या है, उसका स्मॉल साइज। ठीक है, वो उसके पास एक ही वैलेंसी है, एक ही इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से उसका स्टेबिलिटी आ जाता है, तो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता। तो वो सारा क्वेश्चन का आंसर आपके पास यहाँ। एक और चीज जो एक्सेप्शनल बिहेवियर का बहुत बेहतरीन रीजन है, कारण है, और वो है हाई चार्ज डेंसिटी। हाई चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग चार्ज बाय साइज बोलते हैं। जो हमारा पहला मेंबर है उसके पास कुछ एक्सेप्शनल कैरेक्टर आने के पीछे ज्यादा चार्ज डेंसिटी भी है, जैसे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो फ्लोरीन का बॉन्ड देखने में छोटा है क्लोरीन से, तो जनरल ट्रेंड दिमाग में ये बनता है कि फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा क्योंकि छोटा है। हाँ ये ज्यादा क्लोज ऑर्बिट, लेकिन क्लोरीन का तोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट है कंपैरिजन टू फ्लोरीन। क्या कारण है? साइज। और भी सुनो, साइज छोटा होने से सर क्या हो जा रहा है? देख, साइज छोटा होने से उस पे जो इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने से नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा होता है, तो दो एटम खुद ही एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली रिपेल करता है। तो सिंगल बॉन्ड में ब्रेकिंग अगर बोलोगे तो फ्लोरीन का बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कभी कोई पूछा जाता है, सो केयरफुली सुनना, ध्यान से सुनना। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हाईली स्टेबल, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड में तुम कैरेक्टर को नापोगे तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वीक है हां देन पीपी कारण क्योंकि रिपल्शन होता है, वही चार्ज, स्मॉल साइज है, हाई चार्ज डेंसिटी है, तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में अगर नापना है तो नाइट्रोजन का बॉन्ड भले छोटा है लेकिन फिर भी उनका रिपल्सन स्ट्रांग होने से वो बॉन्ड अनस्टेबल है या ब्रेक करता है इजीली। समझ में आ रहा है? ये सब क्वेश्चन का आंसर। तो आपको इस तरह का जनरलाइज व्यू से हम लोग चल रहे हैं। अगर यार पैटर्न आपको याद है, देखिए कहां बोले
हम बोले वैलेंसी से रिलेटेड बात होगा कि देख भाई कोवैलेंसी है ना 4 से ज्यादा नहीं है तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल और प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल काम करेगा। जैसे बोलेगा नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म NCl5 बट फास्फोरस कैन फॉर्म PCl5, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, ऐसे चलना। अब तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ NCl3 और PCl3 में ज्यादा स्टेबल कौन? NCl3, दोनों सीन तीन है। NCl3 and PCl3, which one is more stable? PCl3 is more stable। कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट, ऊपर वाले में +5, उसके नीचे वाले में +3 ज्यादा स्टेबल। दूसरा क्वेश्चन, NCl5 will not exist, PCl5 will exist, कारण यहाँ कोवैलेंसी। समझ आया? Nitrogen forms diatomic gas, but phosphorus is tetraatomic solid या tetrahedral solid. Explain why? Due to absence or formation of multiple bonds. ये बना सकता है नहीं बना सकता? समझ में आया? अब तुमसे यहाँ पूछ लिया कि भाई नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, भले नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड में हम बात करें तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वीक क्यों है? तो चार्ज। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे चीजें है ना आपको याद रखनी पड़ेगी। इन सबको नोट कर लो, फिर हम एक एक लाइन नहीं लिखाते। ठीक है, चलो जी ध्यान से थोड़ा सा है ना नीचे लिख लो कुछ स्टेटमेंट। देखना पॉइंट वाइज पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में लिखना ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप maximum shows covalency up to 4 due to absence of d orbital, comma first member of each group maximum shows covalency up to 4। ठीक है, but other members can extend their covalency, but other members can extend their covalency। But other members can extend their covalency। ठीक है, अगला लिखो, सेकंड पॉइंट में लिखो फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप can form multiple bond, can form multiple bond by p pi p pi p pi, p ऑर्बिटल का पाई, p pi साइडवेज ओवरलैपिंग, p pi साइडवेज ओवरलैपिंग। but other members cannot form, but other members cannot form p pi overlapping, p pi overlapping। instead of that they can form p pi d pi overlapping, p pi d pi overlapping, which is less effective, अच्छा ये क्या लिखाया गया आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अच्छा ये वाला आप नोट कर लिए हो सबको, ये वाला सर क्या ऐसा है क्या कि फास्फोरस पाई बॉन्ड नहीं बना सकता? ऐसा नहीं है कि फास्फोरस पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। अगर फास्फोरस पाई बॉन्ड नहीं बनाता तो फिर देखो जैसे हम तुम्हारे सामने लिखते हैं स्ट्रक्चर P4O10, बहुत फेमस है। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? फास्फोरस 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 फास्फोरस, देख लो क्वेश्चन आ जाएगा, बोल रहे ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। ठीक है, अब जरा समझना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। 8 हो गया, देखो 9 हो गया, और ऐसा देखो 10 हो गया। अब यहाँ आप ये हमसे लड़ाई नहीं कर सकते कि सर यहाँ P है ना Q है ना मल्टीपल बॉन्ड बनाया है। यहाँ P ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाया है, उसमें P का D ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और ऑक्सीजन का P ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। समझ में आया? जबकि दो ऑक्सीजन के बीच या दो नाइट्रोजन के बीच जो आप मल्टीपल देखते हैं उसमें दोनों का P ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे P पाई ओवरलैपिंग चलता है। इस तरह का अगर कहीं मल्टीपल दिख गया तो वो D पाई P पाई ओवरलैपिंग है, which is less effective compared to, ठीक है, नोट कर लो इसको, वहीं पे बना लेना जहां भी दिख रहा है। शाम को 8:30 बजे वाला रिवीजन क्लास होगा ना? हाँ होगा। 2 मिनट ज्यादा पढ़ा दिए, फिर को लगा लेक्चर नहीं। चलो हो गया, एक और लिख लो पॉइंट, एक और पॉइंट लिख लो। फर्स्ट मेंबर have a small size, first member have a small size, so they have generally very high charge density, so they have generally very high charge density, so they have generally very high charge density। ठीक है, फर्स्ट मेंबर है स्मॉल साइज, सो दे हैव वेरी हाई चार्ज डेंसिटी। अब इसमें अगर मान लो एक क्वेश्चन लिखना है तो एक क्वेश्चन लिख लो, एक्सप्लेन व्हाई N2 is highly stable, N2 is highly stable, N2 समझ गए? N2 is highly stable, इसमें दोनों नाइट्रोजन के बीच कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड। N2 is highly stable known as inert gas, उसको inert gas कहते हैं। But in group 15 for single bond between two atoms, ऐसे लिखना, देखना n single bond n is weakest, ठीक है, समझ में आया क्या होगा? छोटा सा है, रिपल्सन ज्यादा, इसलिए प्रोसीड। एक दूसरा क्वेश्चन लिख लो, दूसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज greater than fluorine। Electron affinity of chlorine Cl is greater than fluorine, but generally it decreases down the group, क्या क्वेश्चन समझ में आया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप घटता है तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम क्लोरीन का होना चाहिए, बाद में फिर और बाकी ब्रोमीन आयोडीन जोड़, लेकिन क्लोरीन का ज्यादा होता है, फ्लोरीन का कम। कारण यही है भाई, स्मॉल साइज फ्लोरीन का है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को आने से रोकता है, उसका एफिनिटी कम। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आया सब कुछ? तो हम लोग है ना ऐसे ही धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इससे आगे जाएंगे। आप थोड़ा पढ़ाई करके बैठे अगले दिन और अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ठीक है, पैटर्न बाकी है उसको नेक्स्ट डे करेंगे। हाँ।